नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 24 फरवरी 2024 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है और फर्स्ट शिफ्ट के सभी ओरिजिनल प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। तो आप इस वीडियो में 20 जीके जीएस के ओरिजिनल प्रश्न को देखेंगे जो आज के पहले शिफ्ट में आया था और उसके 6 टाइम आप एक्स्ट्रा फैक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें हम करीब 200 प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है भैया, तो अगर आपको एग्जाम देना है तो अच्छा खासा फायदा होगा, तो देखिएगा शुरू से अंत तक। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी ... को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था भारत। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि जब गैट जब बदल जाता है 1995 1 जनवरी को, ये क्या बन जाता है WTO। तो भारत उन संस्थापक देश में है जब WTO की स्थापना हुई, यानी जिस दिन WTO की स्थापना हुई उसी दिन भारत जो है इसके सदस्य बने, यानी 1 जनवरी 1995 को ही भारत जो है WTO की सदस्यता लिए थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर हुआ था। स्थापना के दिन ही भारत संस्थापक देश में शामिल थे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, है ना, तो उस दिन भारत को जो है पूर्ण रूप से एंट्री नहीं मिला। ठीक है, तो पूर्ण रूप से भारत कब शामिल हुआ यूएनओ के अंदर, तो आप कहोगे 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, तो ये जेनेवा के अंदर है। कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी की हेड क्वार्टर पूछे तो बाय डिफॉल्ट में जेनेवा रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे चीजों का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जिसमें एक मेजर चीज का छोड़ के, है ना, मेजर चीज जो है जैसे FAO, ये काफी बार आपके एग्जाम में आता है, इनका मुख्यालय रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मैक्सिमम चीजों का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। लेकिन एगो जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये जो है द हेग में है ना, द हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड के अंदर। ध्यान रखें, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष WB प्लस IMF, इन दोनों की स्थापना जो है ब्रेड वुडन सम्मेलन के आधार पे 1944 के सम्मेलन के आधार पे 1945 के अंदर पूर्ण रूप से कार्य स्टार्ट किया था ये दोनों। ठीक है भाई, इनके अलावा दोनों का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? वाशिंगटन DC के अंदर रहेगा। मैंने इससे पहले भी वाशिंगटन DC का चर्च किया था और बोला था कि ये किस नदी के किनारे है। एक बच्चे ने बड़ा खूब जवाब दिया है, जिनका नाम है ऋतुराज। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, ये मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा, क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 तक का उद्देश्य बता चुका हूं। 1 से 12 तक में क्या मेजर काम हुआ ये बता चुका हूं, है ना, किसमें कितना लक्ष्य की प्राप्ति हुआ ये कल की PDF में दे दिया था। तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। इनके अलावा पूछ रखा है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस समाज की स्थापना करी। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे पढ़ाए से एक क्वेश्चन आज बाहर आया है जो आपका ये पूछा गया है कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कौन है वर्तमान में। तो ये करंट के क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी सारा क्वेश्चन बताया हूं और हाल फिलहाल में बताया हूं। तो फिर से निवेदन करता हूं, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ के कुछ दिन पढ़ के देखें। आप कहीं से भी 1000, 2000, 999 की आप क्लास खरीदते हैं, उनका खरीद के पढ़िए, दिन रात उनका पढ़िए। लेकिन मेरे जो कंटेंट होता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, अधिक से अधिक एक दिन में एक हो भी, किसी दिन नहीं भी, तो एक कंटेंट जरूर देखिएगा और फिर एग्जाम दे के आइएगा। और अगर आप नहीं है इतना टाइम तो आप PDF ले सकते हैं, हमारे PDF के साथ जो है रिवीजन वगैरह करके देख के एग्जाम दीजिए। राजा राम मोहन राय किस समाज से संबंधित है? ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे किया गया था? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कोलकाता के अंदर किए थे, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन कई बार CGL ने पूछा है कहाँ किया था, तो कोलकाता में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत 1829 में कौन किए थे? विलियम बेंटिक ने किए थे। सती प्रथा को अंत करने के लिए सल्तनत काल के कौन से एक शासक ने कदम उठाया था, जरा बताना, है ना। इसके अलावा संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार, ये 2 पत्रिकाएं हैं। संवाद कौमुदी ये बांग्ला भाषा का
हुआ करता था, है ना, बांग्ला भाषा का, और मीरात उल अखबार ये फारसी भाषा का था। तो ये जो संचालन है राजा राम मोहन राय साहब ने ही किया था। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था तथा ब्रह्म समाज से जो है बाद में रविंद्रनाथ टैगोर साहब के पापा देवेंद्रनाथ टैगोर भी जुड़े रहे थे, जिन्होंने शांति निकेतन की एज इट आश्रम के रूप में जो है स्थापना किया या नींव डाला। बाद में शांति निकेतन के वास्तविक फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर हुए और शांति निकेतन 2023 के अंदर यूनेस्को में 41वें धरोहर के रूप में जुड़ गए और यही शांति निकेतन बाद में चल के विश्व भारती विद्यालय बना था। देखिए दोस्तों, मैं कहीं से कहीं तक जाता हूँ पढ़ाने के दौरान, तो आपको बर्दाश्त करना होगा और बर्दाश्त कर लिए तो अच्छा ही होगा भाई, है ना। आर्य समाज की स्थापना जो है ये दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था भाई? दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। 1875 में कहाँ पे किए थे? बंबई के अंदर किए थे। इसी समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, है ना। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती ही है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या है? मूल शंकर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में होती है ज्योतिबा फूले के द्वारा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा, जो किस भाषा की पुस्तक है? मराठी भाषा की पुस्तक है। इनके अलावा, है ना, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ये भारत में प्रथम महिला टीचर कहलाती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। महादेव गोविंद रानाडे 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ से भी जुड़े रहे, ये BVI है, जबकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, इनसे जुड़ा रहा था भैया ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। लेकिन जो आपका विधवा पुनर्विवाह संघ है, जो यूनियन टाइप से अंग्रेजी में इसका मीनिंग आएगा, कौम का, संघ का, ये जो है आपका महादेव गोविंद रानाडे से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, हरित क्रांति के बारे में 2 कथन दिया गया था। कथन एक था हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था, एकदम सही है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया स्तर पे बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल हरित क्रांति को यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जिन्हें 2024 के 5 भारत रत्न के विजेताओं में इनका भी नाम शामिल है। 5 कौन कौन है? PV नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, लाल कृष्ण आडवाणी है, और आपका बिहार का, है ना, ये कर्पूरी ठाकुर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हरित क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो ये पंजाब में 1967 के दशक में आया था, और सबसे अधिक असर जो है ये गेहूं के फसल पे डाला था। हरित क्रांति का मेन मोटो क्या है? तो हरित क्रांति का मेन लक्ष्य है, उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज और खाद का इस्तेमाल कर पैदावार को बढ़ाना, खाद्यान्न को पैदावार जो होती है ना, गेहूं की, चावल की, इन सब की बढ़ाना। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये फायदा किसको करा? तो गेहूं को करा, ठीक है। HYV क्या होती है? हाई यील्डिंग वैरायटी, इनसे जुड़ा हुआ शब्द है। 31 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1000 दिन बताए हैं, एकता दिवस। इसीलिए गुजरात के केवड़िया का नाम भी बदलकर जो है ना, एकता नगर कर दिया गया है, जहां पे आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी है। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। कितने मीटर हाइट है? 182 मीटर हाइट है। दुनिया में क्या स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन है, और इसी दिन, है ना, माननीय प्रधानमंत्री, जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंडिया की इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, ठीक है भाई। शासन में कोई भी रहे, अपने को सभी का सम्मान करना है, जो भी इस देश के लिए कोई बड़े पोस्ट या जो भी गरिमा वाली पोस्ट है, ठीक है। इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस में के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इस समय दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये गुजरात के केवड़िया, जिसे अब एकता नगर के रूप में जानते हैं। टोटल हाइट 182 मीटर है। इस मूर्ति का मूर्तिकार राम सुतार महोदय है। इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये किस नदी के किनारे है, तो गुजरात जान के ताप्ती नदी
भी नहीं मार देना, नर्मदा नदी मारना। कौन सा मारना भैया? नर्मदा नदी मारना है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में भारत रत्न दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को आप लॉर्डली बोलने के लिए जानते हैं, फ्रैंक थे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, सदा इतिहास इन्हें याद रखेंगे। इनके अलावा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो इस बार के भारत रत्न के अवार्डी में शामिल है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है और 12 अगस्त को हम विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। विवेकानंद साहब का ऐतिहासिक जो शिकागो वाली भाषण होती है ये 1893 में होती है। विवेकानंद साहब 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। विवेकानंद की गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंसा, ठीक है। और विवेकानंद का अपना भी ओरिजिनल नाम है तो नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस भाग में है आपसे पूछ रहा है? तो भाई कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है ये संविधान के भाग 4 में आ जाएगा, डीपीएसपी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का भिन्नीकरण है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग नहीं होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक बढ़िया लोकतंत्र का, है ना। फिर तानाशाह हो जाता ना कि भाई अगर आपका आदमी गुनाह करेगा तो सजा कम दो और विपक्षी का आदमी गुनाह करे तो सजा एकदम ज्यादा दो, है ना। तो इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका निष्पक्ष अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। आर्टिकल 50 में ये चीजों को दर्शाया गया है। 49 जो है आर्टिकल, इसमें क्या कहा गया है कि जो सार्वजनिक हित के जगह होते हैं, सार्वजनिक हित मतलब जो भी आपका जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, ये जो भी आपके सार्वजनिक हित के जगह हैं तो उसकी जो है प्रोटेक्शन देना, उन्हें रक्षा पहुंचाना, उन्हें जो है बढ़िया करना, तोड़ना फोड़ना नहीं तो चापाकल का हैंडल भी खोल लेते हैं स्कूल में। आपने देखा होगा हमारे सरकारी स्कूल में क्या होता था, 2-2 रुपया इकट्ठा करके चापाकल का हैंडल लगाते थे पानी पीने हेतु और अगले ही 2 दिन के बाद वो खोल लेते थे, है ना। अब तो थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले ये चीज बहुत ज्यादा होता था। इनके अलावा संविधान के भाग 1 में क्या है, ये केंद्र राज्य संबंध है, जो कल आपका केंद्र और राज्य संबंध नहीं होगा, यहाँ पे संबंध गलत है, ठीक है। केंद्र और राज्य क्षेत्र लिखिएगा, ठीक है, संबंध नहीं करिएगा, केंद्र राज्य संबंध गलती हो जाएगा, है ना। ये तो फिर भाग जाएंगे 12वीं भाग में और है ना 7वीं अनुसूची में, ऐसा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको जो है थोड़ा सुधार कीजिएगा। तो 1 से 4 होगा ये आपका केंद्र और राज्य। इसके अलावा संविधान के भाग 2 में आएंगे तो नागरिकता है 5 से 11। संविधान के भाग 3 में आएंगे मौलिक अधिकार है 12 से 35, अमेरिका से लिया गया। संविधान के भाग 4 में आएंगे डीपीएसपी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 के बीच का आपको 50 आर्टिकल पूछा है। इसीलिए संविधान जो लिखे हैं, जो लिखने वाले, वो बड़े ही सिस्टेमेटिक ढंग से लिखे हैं। अगर आपने भाग को परख लिया तो आपको मोटे मोटे आइडिया तो आ जाएगा कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, और अगर आप आर्टिकल पढ़ लिया तब तो आप पारंगत हो गए, ठीक है भाई। तो यही चीज है, मैं भाग हमेशा जब भी बताया आपको आर्टिकल के साथ बताया ताकि आप समझ सको। अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता है कि किस भाग में, सिर्फ ये पता है कि भाग 4 जो है डीपीएसपी 36 से 51 है तो आर्टिकल 50 बीच में आ रहा था, आप आराम से 4 लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के 4 है ये बाद में ऐड किया गया, जहां मौलिक कर्तव्य आया आपका 1976 के अंदर 42वां अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, ये भी पूछा अलग से। संविधान के भाग 5 संघ से संबंधित है, आर्टिकल 52 से 151 देखता है। संविधान के भाग 6 ये राज्य से संबंधित है, ये 152 से 237 तक के बीच में वर्णित है। और 7वां संविधान संशोधन जो है आपका 7वां भाग जो है ये भाग 7 निर्सित है ना। और आपका 238 आर्टिकल अगर पूछेगा तो 238 आर्टिकल निर्सित है। और कितना अच्छा संजोग है कि ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही निर्सित है, ये बात भी ध्यान रखना है। और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही गवर्नर को, है ना, 2 स्टेट में एट अ टाइम जो है गवर्नर के तौर पे कार्य करने की छूट दी गई है, ठीक है भाई। इसके अलावा
संविधान के भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कल से मैं अभी तक पूछा हूँ, कोई बच्चे ने जवाब नहीं दिया कि भाई ये जो भाग 8 है ये 239 से कहाँ तक आर्टिकल कवर करता है। संविधान के भाग 9 ग्राम पंचायत से है, 9 का ये नगर नियोजन से है। आज शायद ग्राम पंचायत भी पूछा है कि किस भाग में है, तो भाग 9 में है भाई, है ना। यहाँ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि फैक्ट में ही मैं बता दूंगा कि ये भी पूछा था, इसीलिए अलग से नहीं लिखा है। नियोजन जो है आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको भाई, सहकारी समिति वगैरह, तो ये आपका जो है 9 के बी में है। संविधान निर्माण के समय जो है आर्टिकल 395 है ना, भाग जो है आपका 22 था और अनुसूची 8 था। यही 22 भाग 25 भागों में विभक्त है। कहाँ से बढ़ा है, 4 का ए, 9 का ए और 9 का बी बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक धम्म से संबंधित था, ऐसा प्रश्न आया है। तो जो जो क्वेश्चन भेजे हैं उनको जरा मैं धन्यवाद दे दूं, भूल गया था, माफी चाहता हूं। इन बच्चे का नाम टूडू है, टूडू, TUDU। ये मेरे ख्याल में सरनेम होता होगा और मैंने सिर्फ सरनेम से ही सेव कर दिया होगा, क्योंकि जब वर्कलोड रहता है PDF में 2-4 बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो सिर्फ सरनेम के साथ ही ऐड कर देते हैं। तो ये टूडू नाम था इनका, है ना। और एक बच्चे और थे जो सिर्फ नंबर से ही सेंड किया, तो मैं नाम नहीं पूछ पाया। दोनों बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद जो ओरिजिनल लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। ये आपका मौर्य सम्राट अशोक, है ना। धम्म से कई बार बताया हूँ भाई कि बौद्ध धर्म को अपनाया था अपना अशोक साहब, और किस लिए अपनाया था कि कलिंग युद्ध में जो मार धार देखा तो इनका दिल पसीज गया। वो बोलते हैं ना, दिल बाग बाग हो गए, तो वो दूसरे सेंस है, वो जो होता है खुश होने से होता है। और दिल पसीज जाना मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचना, ठीक है भाई। दिल दहल जाना मतलब थर्रा जाना, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के तृतीय राजा हुए, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा भी हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से। चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा, तो अर्थशास्त्र लिखा। किसके ऊपर ये किताब है, राजनीति और कानून से संबंधित ये किताब है। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त या कटिल्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के सिंहासन पे कौन बैठा, बिंदुसार बैठा। यानी अशोक किसके पुत्र होंगे, तो बिंदुसार के पुत्र हैं। बिंदुसार के पुत्र मौर्य सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। फिर से बता रहा हूं, सांची के स्तूप का खोज 1818 में टेलर नामक यानी हेनरी टेलर नामक आदमी ने किया था। इन्हीं के काल में 3rd बौद्ध परिषद पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था, राजगीर के अंदर हुआ था। कौन था, है ना, हर्यक वंश के अजात शत्रु थे। दूसरा कहाँ पे हुआ था, वैशाली के अंदर हुआ था। कौन थे, कालाशोक थे। तीसरा जो हुआ था ये PPT, ये पाटलिपुत्रा में अशोका के समय। और चौथा जो है कुंडलवन में कश्मीर के अंदर हुआ था कनिष्का के समय। कनिष्क जो है इंडिया में सिल्क मार्ग के खोज के लिए प्रचलित है। यानी सिल्क मार्ग का खोज किसने किया, तो कहिएगा कनिष्क ने किया था। ये भी एक क्वेश्चन आज नहीं तो कल आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आता है, और जो बोलते हैं लगभग तो आ ही जाता है ना। इनके अलावा पाटली ये हो गया। इसके अलावा अशोक साहब जो है अपने पुत्र और पुत्री को उस जमाने में श्रीलंका भेजे थे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। और इसका असर आज भी आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा कि श्रीलंका जो है आज भी मैक्सिमम जो इनके आबादी है वो कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को, और कौन से भाषा बोलते हैं, सिंहली और तमिल, ठीक है। संघमित्रा और महिंद्रा नाम था। इनके अलावा अशोक के गद्दी पे बैठने के बाद कितने वर्ष के बाद जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ था, इसी लैंग्वेज में CGL ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये 8वें वर्ष के बाद जो है 8वें वर्ष में किए थे। गद्दी पे बैठने के उपरांत 8वें वर्ष के दौरान जो है कलिंग युद्ध किए 261 BC में। और इसी युद्ध में दिल पसीज जाने के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक, है ना, बौद्ध भिक्षु से लिया था। अशोक के काल में शिलालेखों का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। अशोक के शिलालेख के पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में बटे हुए होते थे। बाद में जो है अशोक साहब ने कलिंग जीता, तो इसे आप 5वां प्रांत कह सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निवास करने वाले मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा है रंगावाती डांस किस राज्य से संबंधित है, ये ओडिशा से है। ओडिशा का और आएंगे, घुमरा हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, छऊ हो जाएगा। ढेकनाल काफी बार पूछा जाता है, दलखाई भी पूछा जाता है, नौखाई विकसित एक्चुअली त्योहार है, डंडा नाच भी पूछते हैं, ETC, ये सभी जो है उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। एक अगला है हमारा एक दंडारिया नृत्य है भैया, है ना। ये दंडा नाच है और एक है दंडारिया,
दंडारिया, इस प्रकार से भी है ना। इसके अलावा जो है जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सब दिन बताते हैं 82.14 होगा। 2011 की जनगणना 2 चरणों में कराए गए थे, है ना। कौन कौन चरणों में, है ना, जो है आपका 2 चरणों में, कौन कौन चरण, 2 चरणों में कराए गए थे। और जो आपका 2011 की जनगणना की डाटा यहाँ पे देखेंगे तो 48% महिला, 52% पुरुष, 32% शहरी आबादी, हालांकि 31.2 है लेकिन 32 के आप समीप समझिए, 68% करीब ग्रामीण आबादी। डाटा याद रखेंगे, बाद बाकी रिकॉर्ड जनगणना के बारे में वीडियो पढ़ी है, टॉपिक वाइज में आर्टिकल के बारे में पढ़ी है, जनगणना के बारे में पढ़ी है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ी है, फोक डांस के बारे में पढ़ी है, क्लासिकल डांस के बारे में पढ़े हैं, ऑल क्लासिकल डांस अवार्डी के बारे में पढ़ी है वीडियो, लेटेस्ट स्पोर्ट्स के शब्द पढ़े हैं, वादक पढ़े हैं। तो कहाँ जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज भी देख लीजिएगा जो इनके पास टाइम है ना। अब तो रिक्वेस्ट करना भी छोड़ूंगा कुछ दिन के बाद भाई, है ना, क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब करूं, जो बात मानना ही नहीं है ना, सिंपल। तो ये आपका जो है 17.64% दशक की वृद्धि। मुझे बस ये लगता है कि बहुत ख़राब लगता है जब एग्जाम में पूरे प्रश्न आ जाते हैं और पढ़ाए भी रहते हैं, फिर भी बच्चे मेरिट तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। इतना खून पसीना करने की क्या फ़ायदा भाई। एक वीडियो में 8 घंटे की मेहनत लगती है भाई, है ना। मैं चाहूँ तो 8 घंटे में 8 वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ किसी किताब से छाप के, कहीं से कॉपी पेस्ट करके, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वही देंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। 17.64%, 943 लिंगानुपात, 382 जनसंख्या घनत्व, 82.14 पुरुष साक्षरता, 65.46 महिला साक्षरता। केरल की साक्षरता हाई है और यूटी में लक्षद्वीप की हाई है। बिहार की साक्षरता सबसे लोएस्ट है ना। साक्षरता केरल में हो गया। लिंगानुपात भी सबसे अधिक केरल में है, हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि तीव्रतम जो दर है ये आपका कहाँ पे, मेघालय में है। और सबसे कम जो आपका वृद्धि दर है वो कहाँ पे रहा था, नागालैंड के अंदर रहा था। ये क्या कहाँ रहा था, 0.6% माइनस के। कल ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई थी, यही पूछा गया था और हमने सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताया था। जैसे जैसे बच्चा बोलेगा वैसे ही ना बताऊंगा, लेकिन आपका कोई घाटा नहीं, क्योंकि हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि नागालैंड जो है ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, और मेघालय जो है लगभग 27% के करीब जो है आपका देख लेना वृद्धि दर था। तो बहुत बड़ी बात मैं बताया भी था। इनके अलावा बेवर किसका इकाई होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा, ये 100% नहीं है ना। क्योंकि एक बार तो बच्चे ने बीवर लिखा, बीवर, और एक बार बेवर लिखा, है ना भाई। ये बीवर का भी अपना एक अलग मीनिंग है ना। बीवर दहिया ये क्या होता है, झूमिंग कृषि का प्रकार होता है। और ये बेबर लिखेंगे तो फिर आ जाएंगे इकाई में। तो ये चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। बाद बाकी और भी प्रवाह के मात्रक के लिए आप आवेश का कूलम, ये काफी पूछता है, अगर आया होगा तो। परावैद्युता का कूलम स्क्वायर न्यूटन बटा मीटर, धारिता का फैराडे, है ना। इसके अलावा जो पूछता है आपका, है ना, विद्युत फ्लक्स का पूछता है वोल्ट मीटर, विद्युत विभव का वोल्ट, प्रेरकत्व का हेनरी, प्रेरकत्व, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, देखिए यहाँ पे लिखा है चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकशीलता हेनरी बाई मीटर, प्रतिरोधकता बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस बात पे जोर डाल के बोलता हूँ कि प्रतिरोधकता को ओम मीटर मारना, और खाली प्रतिरोध रहे तो उसे जो है खाली ओम से संतुष्ट कर देना। इसके अलावा, है ना, गुप्त उष्मा का जूल बट्टा केजी, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस छौ के लिए पद्म अवार्ड मिला था, कोई एक कलाकार का नाम दिया होगा, उसे पद्म अवार्ड किस छौ नृत्य के लिए किसको मिला है, ऐसा पूछा गया था। देखिए मैंने आपको पहले ही बुक ये जो अवार्ड वाला है अपने टॉपिक वाइज में करा रखे हैं कि कौन से नृत्य में किसे अवार्ड और कौन कौन सा अवार्ड और कब मिला है। तो ये छौ नृत्य है, पहले छौ नृत्य को समझते हैं। छौ नृत्य एक प्रकार का मार्शल आर्ट गतिविधियां वाली नृत्य होती है ना। ये 3 प्रकार की होती है, इसमें मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मयूरभंज की छौ होती है उसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मयूरभंज की छौ उड़ीसा में होती है, सरायकेला का झारखंड में, और पुरुलिया का आपका पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा छौ को यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में उद्धत किया गया है, तथा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे हाफ क्लासिकल डांस के रूप में, है ना, दर्जा दिया गया है। इसके अलावा आते हैं छौ में कौन कौन से कलाकार को अवार्ड मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है, कब मिला है, देखते हैं। सुरेंद्र नारायण सिंह देव पद्मश्री 1991 में मिला था। केदारनाथ साहू पद्मश्री
2005 में मिला था। श्यामा चरण पद्मश्री 2006 में मिला था। मंगल चरण मोहंती पद्मश्री। मकर ध्वजा दरोगा पद्मश्री। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे पद्मश्री। शशिधर आचार्य पद्मश्री। बताइएगा कि इसमें से कोई था या नहीं था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पुरुलिया, ये बता दिए जो कुछ अभी मैं यहाँ पे बताया था ये। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि भाई जो आपका नेशनल गेम होता है ना 2023 वाला, उसकी बात कर रहा है जो गोवा के अंदर हुआ था, इसमें सबसे अधिक मेडल किसे मिला। एक दूसरा बच्चा बात कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो 5वां इवेंट हुआ था एमपी के अंदर, इसमें सबसे अधिक पदक किसका मिला। दोनों का आंसर एक ही है, महाराष्ट्र, है ना। चाहे तो नेशनल गेम की बात कर लो 37वां जो गोवा में हुआ था, चाहे तो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर लो जो आपका एमपी के अंदर हुआ था। दोनों में जो पदक टैली में फर्स्ट स्थान पे रहा था वो महाराष्ट्र है। ठीक है, ये जो दोनों है ये 2000 सॉरी ऐसा लिखेंगे तो गलती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है वो एक्चुअली 2023 वाला ही है। ठीक है, तो हम क्रम से आएंगे तो 5वां हुआ था एमपी के अंदर और 6ठा हुआ है आपका तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे आपके सामने पदक टैली है, ये तमिलनाडु वाला है और ये एमपी के अंदर है पिछले साल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र टॉप पे, यहाँ भी महाराष्ट्र टॉप पे है ना। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा के अंदर हुआ इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे, तो हर जगह महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। अब आते हैं इन सब चीजों का थोड़ा सा स्टैटिक्स फॉर्म में आपको निचोड़ देते हैं। ठीक है, काम आएगा, लॉन्ग टर्म काम आएगा, है ना। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 वाला जो है तमिलनाडु में हुआ है, 6ठा संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम पहला जो 2018 दिल्ली में हुआ है। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम में 26 खेल शामिल थे जो तमिलनाडु के 4 शहर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, त्रिची और मदुरई में कराया गया था। पहली बार स्क्वैश खेल को जो है शामिल किया गया था और तमिलनाडु के मार्शल आर्ट सिमलम्ब को प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। विजेता महाराष्ट्र रहा है, सेकेंड जो है तमिलनाडु पदक टैली में रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 दिसंबर 2023 के अंदर दिल्ली में कराया गया। पैरा मतलब डिजेबल्ड पर्सन। 105 पदक के साथ जो है हरियाणा टॉप पे रहा, इसमें 7 खेल शामिल था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला एडिशन 2020 में हुआ था उड़ीसा के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहे थे। 2023 में भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी ही विजेता रहा था। अब तक जितना क्वेश्चन बताया एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको पहले नहीं बताया हूं। बस ये क्वेश्चन को छोड़ के देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कौन है, तो ये अजय साहनी है। देखिए मेरा बेसिक फील्ड पूर्णतः करंट नहीं है कि मैं एक करंट भी मैं ऐसा कहूंगा दावा कर सकता हूं, है ना, लेकिन भगवान के दया से जितना करंट भी कराया अब तक के शिफ्ट में वही करंट आए थे, है ना। जैसा कि देखिए ना, कल मैंने एक बात में भी टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि भाई जब ये पूछा गया था कि भारत का लिटरेसी रेट एक किस अवधि के बाद जो है इंक्रीज होने लगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक है, उसी दिन मैं आपको बताया था कि भारत के 2021 में सबसे अधिक बेरोजगारी टॉप पे पहुंच गई और उस राज्य में हरियाणा था कि भाई टॉप पे पहुंच गई बेरोजगारी। और ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो कौन सी बात कब चिटक जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये अजय साहनी है इसका आंसर। इसके अलावा वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के मंत्रालय कौन है, अश्विनी वैष्णव साहब हैं। अश्विनी वैष्णव साहब जो हैं ये वर्तमान में रेल मिनिस्टर भी हैं। और रेलवे बोर्ड के सीईओ मैडम कौन है, तो आप जया वर्मा सिंह मैडम है जो परसों महाराष्ट्र का दौरा पे आई थी। इनके अलावा प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम साहब हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल नितिन अग्रवाल है। सीआईएसएफ के महानिदेशक शिलवर्धन सिंह है। कोई बच्चा तो बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन आया था, तो बोलिएगा कि ये क्वेश्चन आया था क्या इसकी अलग से कि भाई सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला मैडम है। साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी, भैया लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन कब बन के तैयार हुआ था, 27 में आया कब था, तो 28 में। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था, गोरों का कमीशन कहा गया था। इसी के विरोध में लाठीचार्ज का शिकार होकर जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे। ये गरम दल और नरम दल का शब्द कहां से आया है, तो कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन से आया, जहां पे कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, मतभेद हो गई थी सूरत के अंदर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 3 सदस्य होते हैं, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और आपका जो है स्टोफर्ड क्रिप्स। जतीन दास का मृत्यु कैसे हुआ था, भूख
हड़ताल के दौरान हुआ था कि भाई कैदियों की अच्छे सुविधा न होने के कारण, ये भूख हड़ताल अनशन के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। काल कोठरी की घटना कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, जिसमें एक छोटे से कमरा में बहुत सारे अंग्रेज को ठूस दिया गया था और यहाँ पे जो है सफोकेशन के चलते मर गए थे। चौरा चौरी हत्याकांड जो है 1922 में हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, है ना। इसके अलावा पूछ रहा है कि भाई किस भाग में पंचायती राज है, तो भाग से ऊपर मिलने स्पष्ट है, तो अगर ये भी पूछा गया होगा तो इसका भी आंसर आपको ऊपर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर अनुसूची पूछ ले पंचायत का, तो 11 अनुसूची और नगर निगम का अनुसूची 12 और नगर निगम का भाग 9 का ए, ठीक है भाई। इसके अलावा और भी आ जाइए, थोड़ा सा पंचायत में पंचायत ही कर लेते हैं। देखिए पंचायत की शुरुआत जो है ये आपका 1959 में हुआ था। देखिए मैं उन्हें 1195 लिख दिया था, 1959 है ना, 1959 राजस्थान के नागौर से हुआ था। पंचायत से संबंधित जो समितियां हैं, अशोक मेहता है, बलवंत मेहता है, सादिक अली है, ये सभी जो है आपके पंचायत से संबंधित समितियां हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से। अब मैं थोड़ा सा पंचायत और नगर, यहाँ मैं है ना पंचायत लिखता हूं, यहाँ मैं नगर का एन लिखता हूं, ठीक है। देखिए 73वां पंचायत से, 74वां नगर नियोजन से, 11वीं अनुसूची पंचायत से, 12वीं अनुसूची नगर नियोजन से, भाग 9 पंचायत से, भाग 9 का है किससे, नगर निगम से, ठीक है। पंचायत के 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय। नगर निगम के 12वीं अनुसूची में कितने विषय, 18 विषय। तो ये ध्यान रखेंगे तो काम बनेगा, है ना। इनके अलावा 2036 का ओलंपिक पूछ लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी की ये कमिटमेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आया है ना, क्योंकि आज तक इंडिया कभी ओलंपिक की मेजबानी नहीं करा है। मोदी जी ने हामी भरा है, अब देखिए होता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो तय है, ठीक है। तो ये 2036 में जो है भारत में होने की बात है भाई। ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस में, भारत 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहा है। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक वहां 7 पदक मिला था। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी, है ना, पैरा भी और ग्रीष्मकालीन भी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहां पे होगी, लॉस एंजलिस में होगी। 2032 की ओलंपिक कहां पे होगी, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। 2036 की ओलंपिक भारत में होना प्रस्तावित है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तय नहीं है। इसके अलावा ओलंपिक में भारत को पहला पदक 1928 में स्वर्ण पदक के रूप में मिला था। अच्छा माफ कीजिएगा, इसको इस पॉइंट्स की लैंग्वेज बदल दीजिए। इसके में लिखिए कि ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक हॉकी खेल के अंदर 1928 में मिला था, जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। और ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक सिर्फ हॉकी में ही मिला है। टेनिस का प्लेयर पूछ रखा है, ऑप्शन तो नहीं है। भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी में आएंगे लिएंडर पेस, है ना, पहला बार जो है ओलंपिक में पदक दिलाया व्यक्तिगत रूप से टेनिस खेल के अंदर, अटलांटा 1996 में। सानिया मिर्जा का अच्छा दिन तो नहीं चल रहा है अभी। इसके अलावा रोहन बोपन्ना अच्छा दिन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड वाला में जीत लिया है। महेश भूपति साहब, ये लारा दत्ता का हस्बैंड है भाई, छोटे मोटे आदमी का हस्बैंड नहीं है ये। इसके अलावा सोमदेव बर्मन साहब। इसके अलावा भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। उमा छत्री क्रिकेटर, पदार्पण करने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर, ध्यान रखेंगे, मिताली राज, स्मृता मितानी, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, सभी के सभी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मनिका बत्रा, शरद कमल, साथिया गणेश, शंकरन, नेहा अग्रवाल, ये सभी के सभी जो है आपके टेबल टेनिस से हो जाएंगे। इसके अलावा हवीना पटेल भी टेबल टेनिस से हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी है सब टेनिस से, श्रीजा कुला। इसके अलावा भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण, अदिति अशोक महिला गोल्फर, आदित्य स्वामी तीरंदाजी, वैशाली रमेश बाबू शतरंज, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, अनाहत सिंह स्क्वैश, ग्रेस एक्का, मोनिका, नवनीत कौर, वंदना कटारिया, ये सभी के सभी हॉकी के खिलाड़ी है। ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश की बाधा और हर्डल रेस में रिकॉर्ड करने वाली खिलाड़ी है। निखत जरीन, मैरी कॉम, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस महिला मुक्केबाज है। मीराबाई चानू, कर्णो मल्लेश्वरी, जेरमी लाल रेनुंगा, कुंजरानी, वेंकट राहुल, सतीश शिवलिंगम, उर्मिला देवी, सभी वेट लिफ्टर हैं भारत के। आर्टिकल 343 भी आया है, रिपीट किया, सॉरी 333। तो ये राज्यपाल विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, उसी प्रकार से 331 लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे। अब नहीं होता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा सब खत्म हो गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया है भाई, मौलिक कर्तव्य संविधान का जो है मेन हिस्सा नहीं था। 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स को कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के 1 के भाग 4 के 1 के अंतर्गत रखा गया है। ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सब जो है मौलिक कर्तव्य है। और ये वाली सीट तो आपके पास हो गई कि भाई मौलिक कर्तव्य के जो 51A है उसमें कौन से जगह पे क्या है, तो आपको पहले ही देखे होंगे आप। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था और मुझे 20 में से लगभग 18 या 17 क्वेश्चन प्राप्त हुए, 2-3 नहीं प्राप्त हुए, तब दूसरे सीट में बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप हमारे कोई भी पेड PDF चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया गया है, लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप पे, इस प्रकार से व्हाट्सएप होता है ना भाई, व्हाट्सएप पे ले जाएगा और आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं 35 से लेकर 90 तक की PDF है। अगर आपने मैक्सिमम वाला ले लिया है ना तो किसी किताब की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं है, कहीं पे लिख लो इस बात को, ठीक है। बस प्ले लिस्ट देखो, PDF से रिवीजन करो, प्ले लिस्ट देखो और जाके एग्जाम दो, CGL हो, CP हो, सब उड़ जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 24 फरवरी 2024 और आज जो है SSC GD का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होती है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर उपलब्ध हो गया हूं। ये पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आप ये हाथ का निशान देख रहे हैं, ये हाथ के निशान के सामने जो चीज लिखा है एक क्वेश्चन का आंसर है, फिर यहाँ पे कई क्वेश्चन के आंसर है। तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में हूबहू दिखेंगे, न पढ़ने का काम न छांटने का काम, सीधे जो है आप देखिए और एग्जाम में जाके टिक करके आइए, एकदम सही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एग्जाम देना है एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कवर करेंगे, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है। अब मैं ये कहना छोड़ दिया हूं कि मैं जो है पढ़ाया जो है और सब आए, क्योंकि ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं पढ़ाया हूं। तो कितनी बार एक ही बात को रिपीट करो, अब खुद ही मुंह को खराब लग रहा है ये बात, है ना। आप लोग नहीं पढ़ेंगे वो बात अलग है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में होती है, तो पोंगल में। सब दिन बताते आए हैं कि पोंगल का अर्थ होता है उबालना, है ना, उबालना। उफान शब्द होता है इसका, जैसे हिंदी में उफान होता है लहर, उस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है तमिल भाषा में, और इसका मतलब होता है उबालना, उबालने से संबंधित, ठीक है। पोंगल, पोंगल जो है कितने दिन तक होती है, 4 दिन तक होती है। और उन चारों दिनों को क्या कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया हूं। मट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नुम पोंगल, इस प्रकार से। इसके अलावा ये जो पोंगल है ये किस समय किया जाता है इंडिया के अंदर, तो मकर संक्रांति के समय किया जाता है आपका, कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। और इसी पोंगल के जो उपलक्ष्य में आपका आयोजन किया जाता है लाइक एक खेल के जैसा, ये क्या है, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कोई त्योहार नहीं है, एक खेल के जैसा होता है कि सांड को जो है बेकाबू कर दिया जाता है, फिर उसे पकड़ते हैं और जो पकड़ लेते हैं उनको प्राइज दिया जाता है। यहां तक मैं सुना हूं कि बहुत ज्यादा गोल्ड दांव पे लगे होते हैं इस खेल में, जो भी सांड को पकड़ते हैं, ठीक है। अब कितना सच्चाई इस बात में है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये पोंगल है भैया आपका। पोंगल तमिलनाडु में 4 दिनों तक की जाती है, मकर संक्रांति के समय होती है। और मकर संक्रांति का डेट फिक्स होता है बंधु, 14 या 15 जनवरी को होता है। इंडिया के कोने कोने में मकर संक्रांति होता है, जिसको मैं इस क्वेश्चन के नीचे देखूंगा, ठीक है भाई। इनके अलावा पोंगल त्योहार के अवसर पे ही जल्लीकट्टू एक प्रकार का बैलों की रेस या सांडों की रेस खेल कह सकते हैं। पोंगल का शाब्दिक अर्थ उबालना है। थवल चुंगवा नृत्य जो है ये मणिपुर की जो याओसांग फेस्टिवल है, जो मणिपुर की होली जैसा फेस्टिवल है, इसके उपलक्ष्य में करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका घूमर नृत्य है ये आपका राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे जो है करा जाता है घूमर नृत्य, है ना। अब भाई इस फेस्टिवल के अवसर पे होता है घूमर, तो इसका मतलब कि दूसरे दिन घूमर बिल्कुल ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जहां जो चीज प्रचलन में हो शादी विवाह में भी हो जाता है, ठीक है भाई। तो गणगौर में आपका घूमर बेसिकली होती है। और घूमर किस जनजाति की महिलाओं ने शुरू की थी, तो ये भी बता रखे हैं, भील जनजाति। और किस देवी की उस समय पूजा होती थी, तो सरस्वती देवी की पूजा होती थी उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन वर्तमान में इसमें देवी गौरी की भी पूजा होती है। और बतुकम्मा जो है ना तेलंगाना का, उसमें भी आपका जो है भैया आना बतुकुम्मा, इसमें भी देवी गौरी की ही पूजा होती है। और तेलंगाना का एक और प्रसिद्ध है बोनालू, इसमें देवी काली की पूजा होती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, मैं कहीं से कहीं तक जाऊंगा ये आप जानते होंगे, है ना। तो ये आपका मकर संक्रांति का लिस्ट आ गया है, कहां पे कौन से जो है नाम से मकर संक्रांति होता है आप यहां पे देख सकते हैं। कर्नाटक में इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, सॉरी केरला में मकर बिलक्कू कहते हैं, कर्नाटक में इसे मकर संक्रमा कहते हैं, ठीक है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में यहाँ पोंगल नीचे दिख रहा होगा, PONGL मुझे दिख रहा है ना, पोंगल कहते हैं। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र इस समय मकर संक्रांति ही कह लेते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति ही कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। मकर संक्रांति के त्योहार है ना, कि इंडिया के अलग अलग राज्यों में इनके कौन कौन से नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो माघ साजी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है। असम में जाएंगे तो माघी बिहू कहा जाता है, आप जानते हैं। असम में 3 प्रकार
की बिहू होती है, एक आपका अक्टूबर में होता है, एक आपका जनवरी में होता है और एक आपका अप्रैल में होता है। तीनों के अलग अलग नाम है। पंजाब में जाएंगे तो मकर संक्रांति के फेस्टिवल को लोहड़ी कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसी चीज से आप नव वर्ष को रिलेट कर लेना। तमिलनाडु में नव वर्ष को पोटांडु कहते हैं या पोतंदु कहते हैं। केरल में नव वर्ष के विशु कहते हैं, विशु तो खेल होता है, इसे विशु कहते हैं, वुसु खेल होता है, ठीक है। वुसु एक प्रकार का खेल है, इस प्रकार का वुसु जो होता है ना, उस प्रकार का एक खेल होता है। विशु जो है ये त्योहार है। केरल के त्योहार अभी आया था आपका, और कौन सा आया था केरल का त्योहार? त्रिशूर पूरम आया था ना, त्रिशूर पूरम त्योहार केरल में होता है। केरल में ओनम त्योहार होता है। केरल में ओट्टाकलू है ना, ओट्टाकलू पोंगल होता है। ओट्टाकलू पोंगल अगर आपसे कहेगा कहाँ होता है तो केरल में होता है, और खाली पोंगल कहाँ होता है तो तमिलनाडु में होता है। ओट्टाकलू पोंगल जो केरल में ओट्टाकलू भगवती मंदिर है वहां पर होता है, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे। असम में नव वर्ष को बिहू भी कहते हैं क्योंकि 3 बार होता है, मैंने बता दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में आएंगे तो नव वर्ष को आप यहाँ पे गुड़ी पाड़वा के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? गुड़ी पाड़वा, है ना। बिहार में आप चले जाएंगे तो बिहार में इसे क्या नाम से जानेंगे? शीतल के नाम से जानेंगे, जूर शीतल के नाम से जानेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाएंगे तो इसे किस नाम से जानेंगे? नवरेह के नाम से जानेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ नव वर्ष वाली बात कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो आइस हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं ये 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, ये तीनों में आपकी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में, है ना भैया। क्रिकेट से लेटेस्ट वाला अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके इसी एग्जाम में, 1983 में यानी इंडिया पहली बार विश्व कप कब जीता? 1983 में। फिर 2011 में जीता था कपिल देव और धोनी के कप्तानी में, एक बार इसके एक बार इसके। इंडिया कितने बार फाइनल में गए हैं? 4 बार, मतलब 2 बार विनर रहा है और 2 बार आपका रनर अप भी रहा है। तो आने वाले समय में ये मेरी दिमाग की उपज कि भाई इंडिया कितने बार जो है रनर अप रहा है वर्ल्ड कप में, तो 2 बार, या फिर कितने बार फाइनल में गए हैं तो 4 बार। ध्यान रखेंगे। पूर्ण रूप से मेजबानी 2023 में मिला है इंडिया को कि भाई टोटल के टोटल मैच इंडिया के अंदर ही कराया गया। इससे पहले 2011 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर मेजबानी किया गया था, ठीक है भाई। तो ये क्रिकेट से मैं हटके इधर आ जाता हूं। फुटबॉल में आपने फीफा को ध्यान रखना है। फीफा 2022 में कहां ऊपर हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन था? फ्रांस। आगामी फीफा कहां पे होगा? फीफा 2026 कहां पे होगा? फीफा 2026 यूएसए, है ना, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होंगे। तो ये तीनों कंबाइंड रूप से कराएंगे 2026 में। फीफा की स्थापना कब हुई? देखिए कितना भी लेट लगे बताऊंगा पूरा, ये मेरा वसूल है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा आपसे। मैं जो जानता हूं मैं आपको बताऊंगा और वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी, ठीक है। फीफा ये आपका 1904 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अभी महिला फीफा हुआ था 2023 में, तो ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था आपका महिला फीफा। कौन जीता है महिला फीफा? आप लोगों से डिमांड करता हूं क्योंकि सारा क्वेश्चन बता रखा हूं। अंडर 20 फीफा पिछले साल 2023 में अर्जेंटीना के अंदर हुआ था, होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन हुआ अर्जेंटीना के अंदर। इसके विजेता रहे थे उरुग्वे। कौन रहे थे? उरुग्वे। उरुग्वे पहले बार मेन वाला फीफा के विजेता भी है। अंडर 20 पहली बार जीता था। अब आते हैं आगे, इस पॉइंट पे आ जाता हूं फिर से। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। देखिए जो वॉलीबॉल की नेट होती है या फिर जो लेंथ की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ये सब जरूर ध्यान रखें। जो नेट की ऊंचाई होती है जमीन लेवल से, ये महिला वाले वॉलीबॉल में 2.24 मीटर होती है और पुरुष वाले में 2.43 मीटर होता है। इस प्रकार से नेट लगा रहता है ना, झालर टाइप से, और 6 खिलाड़ी इधर रहते हैं और 6 खिलाड़ी इधर रहते हैं। हाथ से बॉल को मार के ये इसके घर, ये उसके घर। मुझे आज तक समझ में क्या होता है इस खेल में, क्यों क्या करते हैं, ठीक है भाई, है ना। मैं देखता रहता हूँ, नीचे खेलता रहता है। अब जो जितने को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में हर चीज जानने की मतलब वो रखता हूँ। अब ये नहीं खेलता हूँ तो उतना नहीं समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी एग्जाम के लायक है उतना तो अपने को जानना है। तो ये जो अपने हाइट होती है ना, ये 2.24 मीटर और पुरुष वाले में 2.43 मीटर। ये जो वॉलीबॉल के जहाँ पे खेलते हैं लोग, उसकी लेंथ क्या होते हैं? तो आपका 18 मीटर और विड्थ कितने होते हैं? तो 9 मीटर।
तो ये 2:1 में है। उसी प्रकार से एक बेस वॉलीबॉल होते हैं, सॉरी बीच वॉलीबॉल होते हैं। ये बीच वॉलीबॉल क्या होता है, बीच आप समझते हैं, एक तो बीच होता है कि भाई डाइन को कहते हैं, एक बीच होता है लोग जहाँ पे जाके अपनी अच्छे समय स्पेंड करते हैं, तो वो जो बालू वाला बीच होता है वहाँ पे जो वॉलीबॉल होते हैं उसे बीच वॉलीबॉल कहा जाता है। उसके लेंथ 16 होते हैं और विड्थ जो है 8 होता है, फिर भी 2:1, तो ये बता दिया। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, देखिए कबड्डी में होते हैं 12 खिलाड़ी, लेकिन 7 खेल रहे होते हैं और 5 जो है रिजर्व कोटा में रहता है, लेकिन आपको आंसर देना है 7। इसके अलावा खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं खो खो में 9 खिलाड़ी है ना। और आपका सॉफ्ट बॉल आता है, इसमें 16 खिलाड़ी है ना, सॉफ्ट बॉल, और एक नेट बॉल भी है, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी। तो ये सभी के सभी जो खेल हैं इसमें जो आपके कितने खिलाड़ी आते हैं ध्यान रखेंगे। तपन कुमार जो है पटनायक किस नृत्य से संबंधित है, तपन कुमार पटनायक छौ नृत्य से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, छौ नृत्य से हो जाएगा। पुरुलिया का छौ, सरायकेला का छौ और मयूरभंज का छौ। छौ अपने आप में 3 जगह किए जाने वाली भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारत में किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो आप कहोगे सर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मयूरभंज के छौ में जो नकाब होता है, जो मुखौटा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करी जाती है। अब यहाँ पे छौ को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है चिन्हित किया है भारत के तरफ से। अब छौ में कुछ कलाकार जिनको प्राइज दिया गया है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ये पेपर कटिंग दिखाया था। ये क्या है, अपने जो है पीडीएफ का जो बुक जो आपका अवार्ड और नृत्यांगना और नर्तक है उनसे संबंधित पीडीएफ है। तो टॉपिक वाइज करीब 20 टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बना दिया हूँ। मुझे नहीं शौक है कि एग्जाम चल रहा है तभी वीडियो बनाऊँ, लोग ज्यादा देखेंगे, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ दादा, मैं पहले ही रख दिया हूँ कि आप देख के जाओ। लेकिन बच्चे को क्या लगता है आधा घंटा पहले अपलोड किया है, जरूर कुछ अच्छी बात है, जरूर देखो 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 देखो, ये 5 महीना पहले क्या नहीं देखो। अरे भाई समझो, स्टैटिक्स जीके कभी पुराने नहीं होते। हाँ ये कुछ है कि जो आपका, मैं आज कुल्लू खोल ही देता हूँ कि कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ, जो संगीत नाटक अकादमी होता है, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है या फिर जो पद्म अवार्ड होता है, और आर्ट एंड कल्चर के व्यक्ति अगर इसमें पाते हैं अवार्ड, तो ये आपको आने वाले 1 से 1.5 साल तक एग्जाम में है ना मिनी करंट अफेयर, मिनी स्टैटिक्स, मतलब सेमी कह सकते हैं कि आधा करंट आधा स्टैटिक्स के तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ लिए। और जो बहुत ये अभी बाद में पुराना हो जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, वो किससे जुड़ा है पूछा जाएगा। तो आप जो है जाके बेझिझक देखिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंगा है। कौन है, पुष्यमित्र शुंगा। मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य वंश की जो आपका खत्मा हुआ तो उसके आने वाले जो शासक हुए वो किस समुदाय के हुए, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस ने पूछा। उसमें दिया था भाई है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इस प्रकार से दिया था। तो क्या कहोगे, ब्राह्मण कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे, ब्राह्मण कहोगे। ये ब्राह्मण थे ये सब, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करे थे, है ना, पुरोहित, है ना। इसके अलावा भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जब हराया तो किसके सहयोग से हराया, तो धनानंद को जो हराया था ये आपका, इनमें सहायता किया था इनका चाणक्य। कौन किया था भाई, चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या है, कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य। कौटिल्य का और नाम क्या है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम सेम आदमी का है। इसके अलावा अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, है ना, मददगार कहिए, जो भी कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है काफी सारा सपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि वो धनानंद से एक वचनबद्ध थे कि मैं तुम्हें जो है संकुल विनाश कर दूंगा, ठीक है भाई। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे, महापद्म नंद। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्ता और अंतिम शासक कौन, स्कंद गुप्त। एक क्वेश्चन आता है कि हुरूनों का आक्रमण या हूनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ, तो आप क्या कहोगे, स्कंद गुप्त के काल में, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि किस गुप्तकालीन शासक को, है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये भाई कहते हैं हम समुद्रगुप्त को। और एक क्वेश्चन और आता है कि किस गुप्तकालीन शासक ने सिक्का पे अपनी प्रतिमा बनवा रखा है, तो ये भी होगा समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन और आता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। एक क्वेश्चन और आता है कि
त्याग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ था? तो ये भी था भैया समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ। एक क्वेश्चन और आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि विक्रमादित्य किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, यानी विक्रमादित्य उन्हें कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फहियान भारत आया था। तो भाई क्वेश्चन की कोई ना लिमिट है और ना आंसर की लिमिट है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे जरूर नोट कीजिएगा। कोई भी ऐसा एक भी बात नहीं बोल रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आते हो और ना आएंगे, ठीक है, फालतू की बात नहीं करता। इसके अलावा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, है ना, बिंबिसार कौन से धर्म को फॉलो करते थे? क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म को, है ना। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। इसी वंश में कौन कौन हुए भाई? अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, इसी वंश में, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ठीक है भाई। तो ये हर्यक वंश थे और सब कोई क्या किया? अपने अपने पिताजी की हत्या करके बैठे, तो इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, VBI है, पूछता है एग्जामिनर। इसके अलावा वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यवृत्तिवर्धन, जिसमें हर्षवर्धन भी थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का 1336 में। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया? ऑप्शन है 4, 5, 6, 3, है ना, बताइएगा कौन है आंसर। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक नाम क्या, वास्तविक संस्थापक क्या था? इल्तुतमिश। गुलाम, ममलूक और इलवारी, ये तीनों गुलाम वंश को ही कहा जाता है। 1206 में स्थापना हुआ था सल्तनत की स्थापना 1206 में, और कब तक चला था? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 तक चला था। बाबर ने फिर जो है मुगल वंश की स्थापना किया इंडिया के अंदर। और अंतिम शासक कौन हुए सल्तनत के? इब्राहिम लोदी, है ना भैया। तो ये ध्यान रखेंगे। गुल खिला तुम सलम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये गुलाम वंश के 5 शासक मतलब वंश है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हूं, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से समानता के अधिकार में नहीं आता? 4 आर्टिकल दिए गए होंगे। अब मैं नहीं जानता कि कौन सा आर्टिकल दिया गया होगा, लेकिन मुझे अपने फैक्ट पे भरोसा है, मैंने जो बता दिया उसके बाहर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है भाई। इस स्लाइड में भी मैं कॉपी पोस्ट पेस्ट ही किया हूं, जैसे कि कल शाम या परसों भी देखे होंगे सेम चीज। 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो ये 14 से 18 में जो इसके ओवरलैप करेगा या पहले रहेगा वो नहीं होगा समानता का अधिकार। सिंपली सी बात है भाई, इतने तो आप जानते ही हो ना, हमसे तो ज्यादा तेज तर्रार हो भाई, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी समानता के अधिकार में नहीं आता? तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर दिया हूँ, आर्टिकल 21 नहीं आएगा, हालांकि ये भी फंडामेंटल राइट है। और मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल जो 21 है, ये किसी भी सूरत में नहीं बदलती है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो। अन्य मौलिक अधिकार जो है आपको बदल जाता है ना। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बेसिक अंतर यही है कि डीपीएसपी किसी भी सूरत में नहीं बदला करती, लेकिन मौसम का रुख देख के जो है फंडामेंटल राइट बदल जाता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान का यहाँ पे ये गलती है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार 1978 में हट गया था, है ना, संपत्ति के अधिकार और विधिक अधिकार बन गए थे। फिर से सुन लीजिए, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हर चीज का तो एग्जाम्पल दिया हूं, क्या एग्जाम्पल नहीं दिया हूं बताइए ना, है ना। हर चीज का तो एग्जाम्पल देके समझाया हूं, कितनी दिन एक ही चीज को समझाऊं मैंने, फिर भी आपको बताया है कि भाई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, है ना, ये तीनों ऐसा पॉलिटी की रीड है कि कोई भी जनरल कंपटीशन का एक सिंगल एग्जाम बता दो जहां कम से कम इन तीनों से एक क्वेश्चन ना आया हो। तीनों से नहीं, मैं गारंटी, मतलब तीनों टॉपिक मिला कम से कम एक क्वेश्चन एग्जामिनर का जो है देना ही देना है। मौलिक कर्तव्य इसलिए हमसे ज्यादा पूछा जाता है कि ताकि हम नागरिक अपनी जो हमारा कर्तव्य है देश के प्रति उसको हम समझे, ठीक है, क्योंकि उसमें हर तरीके का बात को समावेशन किया गया है। चाहे तो आप सामाजिक लेवल पे भाईचारे की बात कर लो, देश हित के लिए देश की जो सामान है उसे प्रोटेक्शन की बात कर लो, सभी चीज दिया गया है, जीवों पर दया करने की बात कर लो, है ना। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जागरूक हो, ठीक है भाई। इसीलिए आपको याद दिलाता हूं, है ना, एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन कॉमन करके रखा था कि भाई जो ये आपका, है ना, प्रेगनेंसी को टालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु जागरूकता फैला रहा था एग्जामिनर, ठीक है भाई। ये सब समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार तय बता दिए थे। 23 में अलग है बलात् श्रम पे रोक, और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखेंगे जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं लगाए जाते।
29-30 में ही मैं बताया था कि अल्पसंख्यक हित मतलब उनके जो अपने धर्म के या फिर धर्म के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनको चलाने की छूट देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, मदरसा जो है ना, इस्लाम धर्म का जो है संकुल है या फिर गुरुकुल कहिए उनका, तो इन्हीं से आर्टिकल के अनुसार चलाए जाते हैं। ये सब समझ लीजिए इतना। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है ना। और इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है इसी से जो है रीट जारी करते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट साहब। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकार के हनन या क्षरण होने पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। संपत्ति के अधिकार को बता दिया था 78 में, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 300 के में रखा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आज नया पूछा है, थोड़ा सा भास्ट मैं कहूंगा इनको क्योंकि इतने गहराई में बच्चे पढ़ के जाते नहीं है और मैंने भी इस क्वेश्चन को नहीं बताया था। जो नहीं बताया था नहीं बताया था, ठीक, सिंपल सी बात है। जो नहीं बताया नहीं बताया था, है ना। तो 2011 का जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग 0.2% की कमी हुई है। हालांकि मैं ये जरूर बताया था कि किस धर्म के लोग कितने हैं, लेकिन मैं यहां तक नहीं सोच पाया कि ऐसे भी सोच सकता है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं ज्यूरी 5 आदमी पे 1 आदमी कहां भारी पड़ेगा भाई, ठीक है। वो बहुत लोग मिलकर सोचते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये सिख धर्म है ना, सिख धर्म में जो है 0.2% की आनुपातिक कमी आई थी। एक्चुअली इस लैंग्वेज थोड़ा सा गलत है, ये आनुपातिक कमी आई थी। ऐसा नहीं है कि भाई जो है मान लीजिए इसमें मैं क्या बताऊं कि जैसे 100 आदमी है तो अब जो है ना कि भाई 99.8 आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसका तो घटना बोलते हैं कि भाई घट गया। ये घटा नहीं है, संख्या जरूर बढ़ा है ना, संख्या बढ़ा है, लेकिन जो पिछली वृद्धि थी ना उसके अकॉर्डिंग घटा है। इसे आनुपातिक बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? आदमी नहीं घटा है भैया, आदमी जहां तक बढ़ा है 10 साल में घटने की सवाल ही नहीं आती है। हाँ, एक नागालैंड ऐसा है कि ग्रोथ रेट घटा नहीं बढ़ा नहीं, घट गया, लेकिन और सब बढ़ा है ना। तो आदमी नहीं घटा है, उसके रेशियो की जो मतलब आनुपातिक जो वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज में इतनी गिरावट आई है, ठीक है भाई। यहां पे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ था, मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, राउंड फिगर में चलते हैं। 96.96 करोड़ जो है आपका हिंदू आबादी, मैंने बताया था कि 80% से नीचे मारना, 79.8, है ना। इसके अलावा मुस्लिम 17.22, है ना। ईसाई 2.78 करोड़ था जिसमें 2.3% आता है। सिख जो है 1.7% है और आपका बौद्ध जो है 0.7% है। जैन जो है 0.4% है। ये सब है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो कोई और धर्म नहीं बताया या फिर आप अन्य कह सकते हो, तो ये था बचा हुआ, ठीक है। इनके अलावा जो है 2021 में कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में, अब यहाँ पे समझेंगे बात, 2011 में कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट आई। तो क्या 2001 से 2011 में हिंदू की जनसंख्या कम गई? जी नहीं, जनसंख्या बढ़ा, लेकिन जो अनुपातिक वैल्यू है, बढ़ने की जो स्पीड थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 0.7%। आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सिख की आबादी में 0.2 की कमी आई, बौद्ध की आबादी में 0.1 की कमी आई, मुस्लिम की आबादी में 0.8 इतना बढ़ा है। सबकी कमी आई थी में, इस्लाम धर्म में ये जो है 0.8% बढ़ गया है। तो इसको अलग से जरूर ध्यान रखें, है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा, है ना, ईसाई और जैन के अनुपात में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा गया था उस समय। इनके अलावा अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो ओरिजिनल रहा था 17.74, यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू की समान रही थी 16.8%, मुस्लिम की 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध के 6.1% और जैन के 5.4%। तो अगर इंडिया में मेजर रिलीजन के अनुसार हम ये फाइंड करें कि सबसे ज्यादा डेकेडिकल ग्रोथ और सबसे कम डेकेडिकल ग्रोथ किसके थे, तो सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में और सबसे कम जैन धर्म में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब मैं ये पूरा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जामिनर ने इसे छेड़ा है। मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ दोगे तो या तो काटेगा, है ना, या आपको मधु मिलेगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, 48% महिला, 52% पुरुष, 32% के करीब शहरी आबादी, 68% के करीब ग्रामीण आबादी हुआ करता था, ठीक है। 17 तो बता दिए थे, ये सब बता दिया। अब लिंगानुपात आता है 943 होता है, आपका डेंसिटी 382 होता है। पुरुष साक्षरता जिससे इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया 82-14 होता है। महिला साक्षरता 65-46 होता है। सबसे अधिक जो है आपका जो बढ़ा था यानी डेकेडिकल ग्रोथ में सबसे हाईएस्ट ये मेघालय का है ना। सबसे लोएस्ट नागालैंड का है ना। सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो केरला का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरला का है। सबसे अधिक जो आपका यूटी में सेक्स रेशियो है ये पुदुचेरी का है।
और सबसे अधिक यूटी में पढ़ा लिखा लोग लक्षद्वीप में रहता है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर 2021 के दौरान किस राज्य की हो गई थी? तो हरियाणा की हो गई थी। कोरोना के मार से दुनिया बेरोजगारी से लड़े, लेकिन हरियाणा में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गया था, 37% तक पहुंच गया था। वैसे देश के 23 से 24% तक पहुंच गया था। और ये क्वेश्चन मैंने मौखिक रूप से बताया और आप पूछ भी लिया गया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर तीव्रता में बता ही दिया। अब थोड़ा सा भैया जो बच्चे आने वाले समय में फेज 11, 12 जो भी होता है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इतना याद भी नहीं रहता है कौन कौन से एग्जाम होते हैं, लेकिन ये पता है कि एसएससी की एग्जाम होते हैं। ठीक है, एसएससी की एग्जाम जो फेज वाली होती है, सीपीओ होती है, सीजीएल होती है, अरे मजाक कर रहा हूँ, मरते दम तक बोलूंगा क्या ये सब, सीएचएसएल होती है, एमटीएस होती है, जीडी होती है। अभी एसएससी जेई भी आने वाला है। एक बच्चा ने अभी गुजरात से मुझे फोन किया था जेई के लिए। मैंने बोला भाई टेक्निकल क्वेश्चन 2-4 आएंगे, उनको छोड़ के बाद बाकी सभी मेरे कंटेंट से हो जाएंगे। तो अगर आप करते हो ना तो ये वाला ले लेना, 70 रुपये वाली 113 क्लास की हमारी क्लास नोट मिलेगी, पीडीएफ घंटों भर की क्लास की है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसी प्रकार का। साथ ही साथ आपको 20 टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेंगे, इनके साथ दिया जाएगा, इनके फ्री है, इनके ये लेने पे ऑफर समझ लीजिए। और ये आपको मात्र 70 में दिया जाएगा। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, सबके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, मात्र 35 रुपये में आप जा सकते हैं, है ना। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अच्छा एक बात और, इतने अच्छे से बताता हूँ कि भाई मोबाइल नंबर है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, फिर भी फोन करके पूछेंगे कहाँ लेना है पीडीएफ। अरे सर आप पढ़े लिखे हो, आप तो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन एग्जाम में लिखा रहता है, एक ही क्लिक में समझ जाते हैं ना। अरे इसके अलावा नीति आयोग की वर्तमान सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। कल या परसों मैं आप ही लोगों से कमेंट के माध्यम से मैं पूछा था, बहुत बच्चे ने जवाब दिया, धन्यवाद। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के जगह पे 15 में हुआ था। WTO की स्थापना गेट के जगह पे 1995 हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन है। SBI की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे 1955 में हुआ था, है ना। तो ये कुछ एक चीज जो रिप्लेस करता है चीजों को, ध्यान रखेंगे। फेरा का जगह लिया था फेमा, फेरा का जगह लिया था फेमा, है ना, ये सब ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी आवास योजना का जगह लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जगह लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो गया भैया। तो 2015 में स्थापना हुई। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब वर्तमान में कहाँ है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 16वें वाले के। सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर मैडम, पहली वाली और एकमात्र महिला है, फिर से कोई महिला नहीं बनी सीईओ। अरे गिनी चुनी 4-5 ही तो हुए हैं, देखो ये हुए हैं आपका सिंधु श्री खुल्लर हुए हैं, है ना, परमेश्वरम साहब हुए हैं, इनके अलावा अभी कौन बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हुए हैं, एक अमिताभ साहब हुए, तो 4 ही तो हुए हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी चुना गया है। इनके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में कौन होंगे? मोदी साहब होंगे, है ना। राजीव कुमार का स्थान लिया है उपाध्यक्ष साहब कौन है? सुमन कुमार बेरी साहब वर्तमान वाले, और वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं। भारत में गरीबी के अनुपात लगाने के लिए जो नेशनल नमूना सर्वेक्षण होता है उनसे मदद लेकर नीति आयोग का टास्क फोर्स भी जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, इनके अलावा मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया, सब दिन आते हैं। मौलिक कर्तव्य अब ये क्या ही बताऊं, 1976 में आया था, 10 प्रकार के आए थे, स्वर्ण समिति संस्था पे आए थे, 51A में रखा गया है और भाग 4A में रखा गया है ना। 11वां जो है आपका 2002 में आया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। बाद बाकी ये वाला जो स्लाइड है आपको कई बार दे दिया हूं तो पढ़ ही लिए होंगे। हम चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और मुझे भी ड्यूटी के लिए निकलना है भाई साहब। G20 2023 का बैठक कहाँ? दिल्ली में हुआ है। 2023 का बैठक में कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ है। अब ये पूछा था कि कहाँ पे हुआ है ना, भारत मंडपम में हुआ है, राजपथ पे हुआ है या फिर राष्ट्रपति भवन, ऐसा ही कुछ नाम दे के हमको लग रहा है ऐसा पूछा था। ये क्वेश्चन में 90% है, ये 100% नहीं है ना, लेकिन G20 से क्वेश्चन है। तो ये आपका भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। कुछ भी पूछा गया होगा इससे बाहर नहीं आएगा। अफ्रीकी यूनियन को जगह दिया गया 21वें सदस्य के रूप में। अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश है? 55। G20 की आगामी बैठक जो होगी वो कहाँ पे होगी? ब्राजील के अंदर होगी। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। यह कैसे देशों का समूह है? विकासशील या अर्ध विकसित। G20 की जो विषय था इस बार का वसुधैव कुटुंबकम। G20 24 ब्राजील में होगी। ब्रिक्स का बैठक 23 में कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। 24 में कहाँ पे होना चाहिए? कायदे से ब्राजील में, लेकिन G20 के है ना, सॉरी ब्रिक्स की 2024 में बैठक रूस में होगी। ये नाम के अनुसार चलता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हो गया तो ब्राजील में होना चाहिए, लेकिन नहीं करवा रहा है, रूस में होगा, है ना, होगा कोई। इनके अलावा खेरिया नृत्य किस राज्य से है? भैया खेरिया नृत्य हरियाणा से है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पूछे वाला जो नृत्य है ये लूर है। सबसे ज्यादा जो
नृत्य पूछा जाता है हरियाणा का, ये लूर नृत्य है, इसे ध्यान रखेंगे। जागोर नृत्य एक हरियाणा में, फाग नृत्य एक हरियाणा में, गुगा नृत्य एक हरियाणा में, ये चारों ध्यान रखेंगे। हरियाणा को आया है तो आएगा। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य में गिद्धा, भंगड़ा, डफ है ना, और एक भांड भी लिख लीजिएगा पंजाब में ना, पंजाब में एक भांड भी होता है, और एक पाथेर भांड होता है। पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है, और खाली भांड जो है पंजाब का है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में घूमर, गनगौर, कलबेलिया, छड़ी, चंग, तेरह ताली। तेरह ताली में राजस्थान ऑप्शन में रहेगा तो एमपी से काम चलाएंगे। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य में गोटीपुआ, राना पा, छऊ। गोटीपुआ, राना पा, छऊ, ये सब ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, सुग्गी, कुनीता, करगा, हुटाड़ी, ये सब क्वेश्चन है आपका कहाँ का, लोक नृत्य या कर्नाटक का। एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं कोई बताया, लेकिन ये बोला आर्टिकल आया था, पूछा हाँ तो बोला हाँ। एक योजना आया था, बोला हाँ तो हाँ, ये क्वेश्चन आया था। और एक हिस्ट्री से और क्वेश्चन बता रहा था कि हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है ना। एक तैराकी से जो है संबंधित शब्द आया है, तैराकी खेल से संबंधित शब्द आया है। तो ये 4 क्वेश्चन डिफिनिट नहीं हो पाए, बाद में कि आपके क्वेश्चन डिफिनिट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगा आने वाले शिफ्ट में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके घर में जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको टुडे एग्जाम से जोड़िए, ताकि फैक्चुअल फैक्ट के साथ कम समय में अधिक तैयारी के साथ जो है एग्जाम उनका जो है मेरिट में नाम आए। और मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके काम के हो, इधर उधर की बात नहीं, और बहुत लेस पढ़ाता हूँ जी, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगे रहता हूँ, है ना। और मैं तो छोड़ दिया होता कब तक, ये तो आप लोगों का प्यार है। और ये आप लोग जब बोलते हो कि सर आई एम सिलेक्टेड, मैं यहाँ रिजल्ट हो गया, मैं वहाँ चला गया, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बड़ा जो वो खुशी होती है, उसी खुशी की तलाश में, है ना, ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आना ही पड़ता है। और आते ही रहेंगे अगर जिएंगे तो, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी पेड PDF वाला जो बात कहा था अगर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके बात कर सकते हो।